हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि चैनल पर जो चल रही है PYQ सीरीज़, और ये आपका ऑनलाइन वाला ही पेपर है। तो आज आपको साथ में ही आंसर दिखाई देंगे, बट कोई बात नहीं, हमने तो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, और हमने देखना है कि आपके जो है क्वेश्चंस का लेवल कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे आप जान पाएंगे कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आपके आए हैं। और आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आपका। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कारण दिया गया है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क दिया गया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के ज़रिए होती है। देखिए, इसका जो है दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आर जो है आपका जो तर्क दिया गया है सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब वो कैसे है वो मैं आपको अब समझाऊंगी, क्योंकि देखिए साथ में आंसर दिए हुए हैं तो आपको तो समझना है ना कि कैसे आया। देखिए, ये जो कंसेप्ट है आपका समाजीकरण का है। ठीक है, कि समाजीकरण की एक आपको डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के ज़रिए होती है। उसमें औपचारिकता भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। और जो बच्चे हैं अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके जो हैं वो अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है बच्चे का अपनी संस्कृति से, अपनी संस्कृति में जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो दोस्तों ये भी समाजीकरण का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है ना, मीडिया भी समाज का हिस्सा है। जैसे कई जो और भी स्रोत हैं उनसे वो सीखते हैं। ठीक है, और जब वो सीखते हैं, जब हम कुछ किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो उससे हमारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कारण दिया गया और जो तर्क दिया गया है ये बिल्कुल दोनों सही हैं। और जो आर है यानी कि जो तर्क है वो कारण की जो दिया हुआ है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको आप कहते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, सामग्री को रटकर याद करना, रटकर आपने कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है पूरी CDP में। वेतन और बार बार अभ्यास नहीं, बार बार अभ्यास भी नहीं करना है। तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत जो है NCF 2005 इस पर बल देती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आपको एक एक ऑप्शन जो है मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसको अवॉइड करना कि इसके साथ में आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर है तो साथ में आंसर दिए होंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आपको ये बताना था कि भाई एग्ज़ाम का लेवल क्या है। कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आपकी जो अक्षमताएं हैं वो आपको याद होनी ही चाहिए। आप जब अब अगस्त में आप पेपर दे रहे हैं तो इतनी तो आपकी हो ही गई होगी CDP। तो लिखने की जब अक्षमता आती है तो डिस्ग्राफिया वो बच्चा कहलाता है। कैलकुलिया आगे, कैलकुलेशन से आ गया तो गणितज्ञ आ गया। ठीक है, कैलकुलिया, और डिसलेक्सिया हो गया आपका पढ़ने से। ठीक है, ये 3 ही हैं जो मेन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष कर रहा है। ठीक है, किंतु शिक्षिका की मदद से वे ऐसा करने में सक्षम है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शा रहा है? तो आप सबको पता है कि आनव जो है, जैसे आपको जो है कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप अपने जो है टीचर की मदद लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो टीचर है वो आपसे ज़्यादा जानता है।
बच्चे से टीचर, बच्चा जो है बिल्कुल उसको कुछ नहीं आ रहा है और टीचर से वो मदद ले रहा है, तो इसका मतलब यही है कि टीचर को बहुत ज़्यादा आता है, नॉलेज है, तभी तो वो बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो स्कूल में आप उसको अपॉइंट भी नहीं करोगे। और अब तो आपको पता है कि पेपर कितने हाई लेवल के हो गए हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस भी हो, प्राइवेट में तो धक्के हैं ही हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे को अगर वो समझा रही हैं तो एज ए मतलब कि क्या है कि उसकी मदद कर रही है और उसको, टीचर को बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वागोस्की का ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, जिसमें जो आपका छोटा बच्चा या कोई भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आप साइकिल सीखनी है तो आप अपने किसी बड़े की मदद लेंगे ना, ये तो हमें क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपने साइकिल चलानी है तो आप किसी बड़े की मदद लेंगे। अब आपको जो बड़ा है वो आपको बताएगा कि आपको हैंडल कैसे मोड़ना है, ठीक है, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ब्रेक लगानी है। इसका मतलब ये है कि जो साइकिल चलाने का जो अनुभव है उससे ज़्यादा है जिससे आप सीख रहे हैं। आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन जिससे आप पूछ के सीख रहे हैं उसको ज़्यादा पता है, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के बारे में वाइगोस्की ने कहा था कि इसको कहा था समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ओके, तर्क दिया हुआ है कि जो भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा ही आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रांति मतलब कि इल्यूज़न, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर एक शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी भ्रांतियाँ बना रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को लेकर वो कोई इल्यूज़न में हैं, तो उसको साझा करने का अवसर बच्चे को टीचर को ज़रूर देना चाहिए। मतलब बच्चा ज़रूर अपनी मैडम से बात करे, अब जो और टीचर भी जो है बच्चे को अवसर दे कि वो अपनी भ्रांति, जो चीज़ को समझने में उन्हें कठिनाई आ रही है और जो उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित कोई भी अवधारणा बना ली है या कुछ भी ऐसा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए तो शिक्षक को हमेशा ही अवसर अपने बच्चों को देते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम। देखिए, यहाँ पर कहा गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। और जो आपकी भ्रांतियाँ होती हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं, वो कभी भी आधारहीन नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा आधारहीन होती, नो, कभी भी आधारहीन नहीं होते हैं, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट से, उस क्वेश्चन से पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे नहीं है कि वो कोई बेतुकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो आधारहीन हो ही नहीं सकती है। और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा क्वेश्चन पुट कर रहा है और जो आपका टीचर है वो आंसर दे रहा है, तो महत्वहीन कैसे हो गया सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, आप सबको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, आप सबको पता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी थी। तो 4 अवस्थाएं जो है जीन पियाजे ने दी थी। ये कह रहा है कि किस चरण पर बच्चा ऐसा हो जाता है कि एक पॉइंट तो ऐसा आ जाता है कि हम उसे साइकिल का बता रहे हैं, हम प्रतीक दिखा रहे हैं, मतलब हम उसे साइकिल दिखा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि साइकिल भी नहीं है वहाँ पर, और जब हमारे मुंह से साइकिल शब्द निकलेगा तो वो अपने आप ही जो है अपनी इमेज बना लेगा, अपने दिमाग में उस चीज़ को बना लेगा, तो साइकिल को बना लेगा। तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत लंबी, अगर मैं समझाने लगी तो सेशन यहीं पर रह जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? आप सबको पता है कि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, NEP 2020।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर, बच्चों के केवल आ गया है, यहीं पे काट दीजिए, देखना ही नहीं है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ठीक है, तो लचीलेपन पर और बहुस्तरीय जो है उसके गति आधारित अधिगम पर वो बल देता है, लचीलेपन पर वो ज़्यादा ध्यान देता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में आपका कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मैं आपको चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लियर करूंगी। वैसे इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि विकास की दर जो होती है वो एक समान और सार्वभौमिक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास की दर कभी भी एक समान नहीं होती है, जो दर है वो बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही विकास हो, कभी कभी विकास आपका रुक भी जाता है, कोई मेंटल प्रेशर आ गया, विकास तो चलता रहता है लेकिन उसकी दर में असमानता हमें हमेशा ही दिखती है। ठीक है, सब कुछ है जीवन में, सब कुछ है, और ये तो है नहीं कि अगर हम जन्म से ले ले और कह दे कि भी 20-21 साल तक है, नहीं, आपका जो विकास है वो ताउम्र चलता है। तो ताउम्र में एक जो आपकी दर है वो कैसे एक समान हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। बाकी और ऑप्शन भी मैं आपको समझाऊंगी। जो विकास है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल है। दोनों के ही मिश्रण से आपका विकास होता है। आनुवंशिकता भी उतना रोल प्ले करती है और पर्यावरण भी उतना ही रोल प्ले करती है। और विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, अगर मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ तो मुझे देखकर कोई कह सकता है कि हाँ भाई कि मेरा इतना इंटरेस्ट है, मैं कोई गाना सीख रही हूँ, मेरा गाने में इंटरेस्ट है, तो कह सकते हैं हाँ भाई कल को ये इंडियन आइडल जा सकेगी या अच्छा गाना गा सकती है, तो हम पूरा अनुमान लगा लिया। और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल होता है। जब बच्चा होता है तो पहले वो एक उंगली का ही यूज़ करता है, कोई चीज़ उठाता है तो पहले वो एक उंगली को ही ऐसे करता है, और जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता जाता है तो वो पूरे का पूरे हाथ का यूज़ करता है। उल्टा बोल गई हूँ, पहले वो अपना पूरे हाथ का झपट्टा मारता है। कोई भी चीज़ उसको पकड़नी होती है तो पहले वो पूरे जो है अपने हाथ का यूज़ करेगा। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेगा, फिंगर शो करके चीज़ों को बताएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा बतानी है आपने। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, माता पिता द्वारा दंड जहाँ भी शब्द आ जाए वहीं पर काट दीजिए। अब देखिए, ये जो है आपकी बाहरी प्रेरणा है, प्रतियोगिता जीतने के लिए बाहरी प्रेरणा है। प्रतियोगिता दिखाई तो आप मतलब आपको हुआ कि मुझे जीतना है। आपने अपने जो टीचर है उसकी प्रशंसा प्राप्त करनी है, तब भी आप उस काम को करेंगे, वो बाहरी प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा पूछा है, एक गतिविधि में रुचि, जो आपकी रुचि है उसी के कारण अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपकी आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया को मतलब जानना चाहिए, परियोजना हो गया, पोर्टफोलियो होगा, या आत्म आकलन हो गया। देखिए, इन सभी चीज़ों का जो है अगर सीखने का आकलन कर रहे हैं तो एक टीचर को ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कक्षा में उसे प्रॉपर जो है मतलब कि इंटरेक्शन करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, परियोजनाएं बनानी चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और आत्म आकलन भी ज़रूर करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? हाशिए के समूह, सामाजिक वर्तिगाग, भाग लेने का अवसर, शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, या अधिकारों में समता। ठीक है, बाधा कौन सी उत्पन्न कर रहा है? सामाजिक वर्तिगाग जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है।
बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। बैठने का क्या संबंध है? पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक कभी भी सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता। मानकीकृत होती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सीखने का स्वरूप जो होता है आपका सामाजिक होता है। जो भी हम सीख रहे हैं समाज में हम उसका जो है परफेक्ट योगदान ज़रूर देंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? रूपरेखीकरण से, संकल्पना मानचित्रण से, सारांशीकरण से या संदर्भहीनता से। संदर्भ, किसी चीज़ का कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसको, तो उसके पीछे संदर्भ होता है। हमें बचना किससे है? हमें संदर्भहीनता से बचना है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगर इससे वो बच गई तो अपने बोध कौशल को, अपने विद्यार्थियों के बोध कौशल को वो सुसाध्य कर पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस के विकास को सुगम बना रहा है? ठीक है, एक लक्ष्य है, उस पर विद्यार्थी पहुंचना चाहता है और अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर वो चिंतन कर रहा है और उससे प्रोत्साहित भी हो रहा है। तो किस तरह वो जो है विकास को सुगम बना रहा है? अधिसंज्ञा, घोषणात्मक ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं होता। रटकर याद करना बिल्कुल भी नहीं होता। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अधिसंज्ञा। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित तो बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे को, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर भी नहीं बताना है। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। आप सबको पता है जो स्कीमा है वो किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने दिया था। तो हमें ऐसे स्कीमा देने चाहिए, ऐसे आइडियाज़ देने चाहिए जिससे वो संरचना में अपने जो है सक्रिय हो सके। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? कहा गया है नहीं है। तनाव, भय, बोर या जिज्ञासा। यहाँ पर कहा गया है नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जिज्ञासा नहीं है। बाकी सफलता के लिए जो है, मतलब कि जो नहीं है वो आपका जिज्ञासा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ठीक है, दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। आपको पता है 3 स्तर बताए थे ना, तो पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेव व्यगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या है? उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय तो करना ही नहीं है, ज्ञान के निर्माण की सक्रिया है। ठीक है, क्या है अधिगम? वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान के निर्माण की सक्रिया है। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांगे मारना सीखती है। ठीक है, विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुखी, साम्य धारण या परिवर्तनीयता। ठीक है, फुटबॉल में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, उससे पहले वो कूदना और छलांगे मार रही है, सीख गई है। अब वो किस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रही है? समीप दूराभिमुखी को प्रदर्शित कर रही है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है। एक भ्रांति है? नहीं। एक अपवाद है? बिल्कुल भी नहीं। एक गैर उदाहरण है? एक आद्य रूप है, उसका आधा रूप है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है और वो शिक्षक उदाहरण दे रहा है और इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी जो मूल विशेषता है वो उस कॉन्सेप्ट में है। तो ऐसे उदाहरण को आप क्या कहेंगे? उसको हम भ्रांति कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे? नहीं। अपवाद कहेंगे? नहीं। उसको हम एक आध्य रूप कहेंगे। आधा काम उस चीज़ ने कर दिया है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके, उसके से पाठों की तुलना बच्चे की नहीं करनी है, रटना भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है
कि विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये इसका जो है मूल उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। प्रतिभावान जो है आपकी विद्यार्थी की विशेषता बतानी है हमें। धीमी समझ हो, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की कमी बिल्कुल नहीं होती, सोच में सटीकता होती है की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम जो है नियंत्रणीय हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अधिगम असहायता है, जो एक लाचारी है, वो कब महसूस होती है एक विद्यार्थी को, वो तब महसूस होती है कि जो शैक्षणिक गतिविधियां जितनी भी आपकी विद्यालय में हो रही है उसके जो परिणाम है वो अनियंत्रित होते हैं, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, तभी तो वो लाचारी महसूस कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दो। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दे दो। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश देखिए, ये जो सारे काम है ना, ये बात के काम के हैं, लेकिन जो करंटली काम है कि जो बाधा उत्पन्न करेगा श्रवण जो है, सुनने में जिनको सफल समावेशन में उसका जो बाधा उत्पन्न करेगा वो ये करेगा कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और एक तर्क दिए गए हैं कि एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों की विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ओके, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, तभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। देखिए, बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे की विकास की दर से तुलना, मैंने अभी आपको बताया था कि विकास की दर सब में भिन्न भिन्न होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो सटीकता से आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं माप सकते हैं। सबकी विकास की दर अलग अलग होती है। सबसे पहली बात तो चाहे उस उम्र का है चाहे उससे बड़ा है, जो है आपको बिल्कुल भी सटीकता नहीं मिलेगी, विकास की दर अलग अलग होती है। स्वरूप है और गति है सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जब विकास की दर ही अलग है तो कैसे एकरूपता आ जाएगी। सांस्कृतिक परिवेश भी उन दोनों, अगर दो बच्चों की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक परिवेश में भी कहीं ना कहीं उसमें असमानता दिखाई देती है। हर किसी के घर का प्रवेश एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें कहा गया है कि ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी जो प्रथा है समावेशन में बाधक है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप समर्थन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है ना, बाधक पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि केवल जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सी विशेषता जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः व्यक्तिगत बुद्धि होगा, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगा, लेख करती है। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, खुद को समझने की क्षमता, दूसरे के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो इसमें है कि जो दूसरे के विचार और इच्छाओं को समझने की क्षमता का जो है उल्लेख करती है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। अत्यधिक करने की जरूरत ही नहीं है। नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच में संबंध बनाने से बचें, ऐसा तो करना ही नहीं है, ज़रूर करना चाहिए। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को, नियमों को समझें और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर बिल्कुल ध्यान दें। जो उसके पीछे कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या उसका तुल्य है, क्या समझना चाहते हैं, कौन से नियम बताना चाहते हैं, इस पर ध्यान देना है हमने। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वागोस्किस के
वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका जरूरी है, अहम है, सबको पता है। इनाम व सजा काट दीजिए। भाषा, स्कीमा का विकास, ये तो आपके पियाजे साहब ने दिया था। परिकल्पना, तो आप सबको पता है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, भाषा का सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का सेशन का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, ध्यान से पढ़िए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी गई है। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। ऐसी समस्या देनी चाहिए, समस्या तो देनी नहीं है बच्चे को। अमूर्त संरचनाओं को से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाए। अमूर्त की तो यहाँ बात भी नहीं हो रही। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए। फिर से समस्या आ गया, अरे बच्चे को तो समस्या देनी ही नहीं है इतनी, छोटे से बच्चे को। तो वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। कोई चीज़ अगर जटिल है, ठीक है, जटिल है, तो उसको टुकड़ों में कैसे बांटकर हम उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एक शिक्षिका को अपने बच्चों को समझानी चाहिए। और जब हम उसको टुकड़ों में बांटेंगे तो वो उस चीज़ को देख पा रहा होगा। तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त मतलब मूर्ति, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मूर्ति को हम देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं तो वो जो आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है ना, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। करंटली मेरे चैनल पर 236 सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्या पता किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए कि पीवे किसी को देखने हों कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन का लेवल आया था। देखिए, यूट्यूब भरा हुआ है PYQ से भी, लेकिन एक समझाने का तरीका होता है। देखिए, मैंने आपको चारों ऑप्शन समझाए हैं, चाहे साथ में आंसर लिखे होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको चारों ऑप्शन भी समझाए जाएं। ऐसा नहीं है कि सीधा एक क्वेश्चन मार्क पे टिक कर दे, चलो भाई इसका ये आंसर हो गया। नहीं, क्यों हुआ ये जानना ज़रूरी है। बजाय ऐसे तो आप खुद भी PDF देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी फैमिली और बड़ी होगी, फैमिली मेम्बर और जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे सेशन देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो ज़रूर बने रहिए मेरे साथ और कमेंट में ज़रूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलेंगे अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।